वृंदा अपनी बेटी निधि के साथ रामपुर गांव में रहती थी। उसका पति शहर में इमारतों को रंगने का काम करता था। एक रोज इमारत की 10वीं मंजिल पर पुताई करते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो 10वीं मंजिल से नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद वृंदा के घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज, माँ, पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरने की वजह से मैडम ने मुझे फाइनल परीक्षा में बैठने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? माँ, मेरा तो सारा साल ही खराब हो जाएगा। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना पैसों के मैं अपनी बेटी की परवरिश कैसे करूंगी? कुछ देर सोचकर वो अपने गांव के जमींदार के घर जाती है और उसकी पत्नी उर्मिला से कहती है, सेठानी जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। आज मेरी बच्ची को फीस न भर पाने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया है। अगर उसकी फीस नहीं भरी गई तो वो पेपर नहीं दे पाएगी। उसका सारा साल खराब हो जाएगा। अरे वाह, तूने मुझे कोई बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरा पति मर गया है और तू कुछ काम करती नहीं, तो फिर कल को तू मेरा उधार कैसे चुकाएगी? हाँ, चल अब जा यहाँ से और गांव के किसी और आदमी को जाकर बेवकूफ बना। सेठानी उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। फिर वृंदा दूसरे गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। किसी को भी उसकी गरीबी पर तरस नहीं आता। अपनी बुरी किस्मत पर वृंदा को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए घर आ जाती है। घर आकर वो निधि को सारी बात बताती है। फिर निधि उससे कहती है, माँ, इस तरह दुखी होने से काम नहीं चलेगा। अब हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम लोग पतंग बनाकर गांव के बाजार में बेचने का काम करें? अपनी बेटी की समझदारी भरी बात सुनकर वृंदा को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर वो खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन से ही वो पतंग बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगती है। शाम तक पतंग बेचकर उनकी 300 रुपए तक की कमाई हो जाती है। उसी वक्त एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। लगता है तूने नई नई ये दुकान खोली है, इसलिए मैं तुझे अभी से अपने नियम बता देता हूँ। तुझे हर शाम को मुझे 100 रुपए देने होंगे, तभी तू यहाँ दुकान लगा पाएगी। लेकिन अगर तूने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुझे और तेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगाकर जेल में बंद कर दूंगा, समझी? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना। वृंदा 100 रुपए उसे दे देती है। माँ, हमारी आधी कमाई तो ये पुलिस वाला ले गया। ऐसे तो हम क्या ही कमा पाएंगे। क्या करे मेरी बच्ची, ये दुनिया तो बुरे लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ कोई गरीब के बारे में नहीं सोचता। हर कोई बस अपने मतलब के लिए ही जीता है। तभी सामने से जा रहे एक आदमी का पर्स उसकी पैंट से निकलकर नीचे गिर जाता है। निधि ये देख लेती है। वो झट से उस पर्स को उठाकर उस आदमी जिसका नाम अशोक होता है उसे दे देती है। ये लीजिए साहब, आपका ये पर्स नीचे गिर गया था। अरे मेरा पर्स? वाह बेटी, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। तुम जानती हो, इस पर्स में पूरे 30,000 रुपए थे। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निधि है और वो सामने पतंग वाली दुकान पर मेरी माँ है। निधि उसे अपनी माँ के पास ले जाती है। अच्छा, तो आप पतंग बेचती हो? मैं शहर में एक बड़ा पतंग व्यापारी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे 30,000 पतंग बना कर दो, तो मैं बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर रात से ही दोनों माँ बेटी पतंग बनाने में जुट जाती हैं। माँ, हमें दिन रात मेहनत करके पतंग बनानी होगी, तभी हम पतंग बना पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी। पैसे मिलते ही सबसे पहले मैं तेरे स्कूल की फीस भरूंगी। फिर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करना और मैं पतंग बनाने का काम संभाल लूंगी। फिर दोनों माँ बेटी कुछ ही दिन में 3,000 पतंग बनाकर अशोक को दे देती हैं, जिसके बदले में अशोक उन्हें पूरे 1 लाख रुपए देता है। ये लो वृंदा बहन, तुम्हारे पैसे। मैं अगले साल भी तुमसे पतंग बनवाऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। तभी दुष्ट उर्मिला ये सब देख लेती है। ओह, तो इस गरीब के पास 1 लाख रुपए आ गए। अब मुझे किसी भी तरह ये पैसे हड़पने होंगे। वैसे भी इस बेवकूफ को और बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात। इस तरह लालची उर्मिला अपनी बिल्ली को जहर देकर मार देती है और चुपके से उस बिल्ली को वृंदा के घर के अंदर डाल देती है और अगली सुबह गांव के लोगों को लेकर उसके घर के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। निकल बाहर बेरहम औरत, तूने मेरी मासूम किटी की जान ली है। आज मैं तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
वृंदा दरवाजा खोलती है तो उर्मिला गांव के लोगों के साथ उसकी रसोई पे चली जाती है, जहां पानी के मटके के पास मरी हुई बिल्ली पड़ी होती है। ये देखो गांव वालों, इस बेरहम औरत ने मेरी बिल्ली को मार दिया। कल रात बेचारी यहाँ आकर दूध पीने लग गई होगी तो इस बेरहम ने उसे डंडों से पीट पीट कर मार दिया। मेरे नौकर ने इसे अपनी आंखों से मारते हुए देखा है। मैं इस बिल्ली को विदेश से पूरे 1 लाख रुपए में खरीद कर लाई थी। वृंदा जमींदार और गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब गांव वाले उसके घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये देखकर वृंदा घबरा जाती है और 1 लाख रुपए लाकर उन्हें दे देती है। उर्मिला 1 लाख रुपए पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी भीड़ में खड़ी एक जादूगरनी ये सब देख लेती है। उसे उर्मिला पर बहुत गुस्सा आता है। इन गांव वालों ने इस धोखेबाज औरत की बातों पर यकीन करके बेचारी वृंदा के साथ अन्याय किया है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। जादूगरनी अपने झोले से एक शीशी निकालती है और उसमें से निकाला हुआ शरबत उस मरी हुई बिल्ली के मुंह में डाल देती है। अगले ही पल वो बिल्ली जिंदा हो जाती है और देखते ही देखते वो काली बिल्ली एक विशाल रूप ले लेती है। ये देख वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सुनो गांव वालों, इस धोखेबाज औरत ने मासूम वृंदा को धोखा दिया है। इसने इसके पैसे हथियाने के लिए मुझे जहर देकर मार डाला। ये उर्मिला तो बड़ी धोखेबाज निकली। इसकी बातों में आकर हमने बेचारी वृंदा का नुकसान किया। उसके बाद मुखिया उर्मिला के पैसे लौटा देता है। उस दिन के बाद से वो जादुई बिल्ली वृंदा के घर में रहकर उसकी और उसकी बेटी की रक्षा करती है। सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थीं, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहां स्वभाव से विनम्र और दरियादिल थी, वहीं सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। चूंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। सीमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे या गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है। अच्छा खाता पीता घराना है उसका। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। चूंकि सीमा बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं हैं, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी ना वहां? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहां आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहां मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वह दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन राधा और उसके पति दुकान पर थे। तभी वहां एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है। पूरे 20 लाख की कार है।
मैंने सोचा ये खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहां आई थी, मगर भोली भाली राधा उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता, मामूली दुकानदार जो हूं, और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों? किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखे तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक खुद हो, तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़ी ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता, वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से न खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार्ट। अब अनिल और राधा की शहर में कई ग्रोसरी दुकानें थीं। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू, मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन अनिल नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं एक नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। लो, उनमें से 7 तो आ गई, बस अब 3 और बची हैं। राधा खिलखिलाकर हंसती। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर सीमा और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। पर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं है, घर गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का, अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना कि मेरे मायके की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है। सीमा रोते हुए राधा से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहां का मैनेजर आप मुझे बना दें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं।
आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा के पति को हाँ बोल दिया। अब सीमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय में जिसे वो अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर जलाना चाहती थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।